Now, when I say telescope, तो obviously telescope माइक्रोस्कोप जैसा काम नहीं करता है, भले वर्किंग प्रिंसिपल सेम हो, टेलीस्कोप का काम अलग है. When I say telescope, telescope is an attribute which is used to see distant objects, far away objects. ठीक है, नहीं बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं. माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं था. माइक्रोस्कोप नजदीक के चीजें जो बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे हैं, जो दिखती नहीं है हमको, उसको जूम इन करके देखने के लिए यूज होता था. तो उसका अलग काम था, इसका अलग काम है. तो व्हेन वी से टेलीस्कोप, तो भाई साहब टेलीस्कोप का भी सेम कनेक्शन है, उसका भी एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है. अब जैसे कि तुमने एक टेलीस्कोप लिया, एक बाइनोक्यूलर लिया, तो तुम कल्याण डोंबिवली में बैठ के तुम सीएसटी तक देख नहीं सकते हो, इतना उसका उसका रेंज नहीं होता है भाई. ठीक है, कोई टेलीस्कोप लिया तुमने, तो कोई टेलीस्कोप से तुमको मून दिखता है, लेकिन मून के आगे का दिखता नहीं है. तो हर एक चीज का एक रेंज, हर एक डिवाइस का एक रेंज होता है. तो यहाँ पे वो रेंज का रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर रहेगा. बट व्हाट इज दैट रेंज कॉल्ड एज? That range is not called as limit of resolution. That particular range is called as angular limit of resolution. Okay, इसके पहले कैसा लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर, उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन था ना इसके पहले स्मॉल डी, यहाँ पे वो डी थीटा हो जाता है. एंगुलर लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग ऐसा करके हो जाता है यहाँ पे. तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर दो स्टार्स हैं, बहुत दूर है, अगर इस तरीके से वो दो स्टार्स है, तो दो स्टार के बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से that distance is small d, या a बोलो, बहुत सारे बुक में उसको a बोला है. तो स्मॉल d एंड a ये हमेशा सेम रहते हैं, मैंने आपको डिफ्रैक्शन के स्टार्ट में बताया. या ये पॉइंट है जहां से तुम देख रहे हो भाई साहब, दिस इज द पॉइंट जहां से तुम उसको देख रहे हो. ठीक है, एंड देख रहे हो तो तुम कुछ x डिस्टेंस की दूरी पे हो, एंड x इज वे लॉन्गर, x इज वे हायर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कंपेयर टू स्मॉल d. तो ये x और स्मॉल d और ये बीच में d थीटा. तो इफ यू सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, and according to this right angle triangle, if I take sine of theta, or if I literally take tan of d theta, so tan of d theta or sine of d theta for small angle would be nothing but d theta, and it would be nothing but d by x, because ये भी x है तो ये भी x ही रहेगा, क्योंकि वो d बहुत स्मॉल है और ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम ही डिस्टेंस बनता है. तो साइन थीटा क्या निकल के आता है यहाँ पे? d by x निकल के आता है. और ये d थीटा को अगर मैं उल्टा करूं तो ये क्या बन जाएगा? ये x by d बन जाएगा. समझा? तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का, x by d, जहां पे x क्या है? x उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है. ठीक है, वो ऑब्जर्वर और स्टार के बीच में का डिस्टेंस है. और स्मॉल d क्या है? स्मॉल d वो दो स्टार्स के बीच में का डिस्टेंस है. समझ रहे? उन दोनों स्टार्स के बीच में का डिस्टेंस है स्मॉल d. देन जो पिछले इसमें फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, वो वाला फॉर्मूला तो फॉर श्योर रहेगा ही यहाँ पे. ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाता है. इट इज 1.22 लैम्बडा करके नीचे आ जाता है. और ये d जो है, दिस d इज नथिंग बट दिस d इज अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप. और अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप लेंस. ठीक है, और यहाँ पे हमेशा लैम्बडा के बाजू में 1.22 रहेगा, हमेशा रहेगा. क्यों? द रीजन इज, जो स्टार्स हमको दिखते हैं भाई साहब, ठीक है, वो सेल्फ लुमिनस ही होते हैं. उनका उधर जाके कोई टॉर्च नहीं मार रहा है उनके ऊपर. ठीक है, वो खुद ही दिखते हैं, इसलिए वो सेल्फ लुमिनस होते हैं. तो लैम्बडा का वैल्यू में 1.22 मल्टीप्लाई होएगा ही होएगा. एंड अपर्चर ऑफ टेलीस्कोपिक लेंस मींस यू कैन अंडरस्टैंड, अपर्चर मतलब डायमीटर होता है. ठीक है, तो वो डायमीटर का डी है वो चीज. स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, एंड लिख के भी रखिए उसको, एज इट इज लिख के रखो, क्योंकि अभी वो न्यूमेरिकल करना है ना अपने को, तो स्क्रीनशॉट देख के थोड़ी सॉल्व करेंगे. लेट मी नो इफ यू डन राइटिंग. डायग्राम वगैरह बनाओ प्रॉपर्ली, विदाउट दैट इट वोंट मेक सेंस. तुम समझ ही नहीं पाओगे कि कौन क्या है इधर पे.
एंड ये जो डी थीटा है यहाँ पे, ये भाई सब सिर्फ रेडियन में मेजर होते हैं, इस बात का भी ख्याल रखें जरा। अगर कहीं पे तुमको ऑप्शन में दिया रहेगा ना, तो इनका आदत है ये सिर्फ रेडियन में मेजर होते हैं। डन। Yes. Done. You can equate it, d upon 1.22 lambda, that would be equal to x upon d also. You can equate that. It's always fine. चलो, अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है यहाँ पे. It's not that big a deal, but yeah, the question is like quite flexible enough to be like solved. क्या क्या पूछा है भाई? There is a converging lens of telescope 3 centimeter in diameter and has a focal length of 20 centimeter. What angular separation? दो चीजें पूछी. What angular separation must two distant point objects have to satisfy Rayleigh's criteria? Assume lambda to be 5500 angstrom unit. And उसके बाद बोला कि how far apart are the centers of the diffraction pattern in the focal plane of the lens? Okay, इसके लिए भी तुमको एक शॉर्टकट देता हूं मैं. सेकंड केस के लिए, the first case is like quite easy enough to crack. डायमीटर देके रखा है क्लियरली, फोकल लेंथ देके रखा है भाई साहब ने, कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, लैम्बडा देके रखा है. ठीक है, फाइंड करना है. एक तो पहली बात तो एंगुलर सेपरेशन खुद ही मुंह खोल के पूछा है, तो हम लोग ढूंढेंगे डी थीटा को. एंड जो दूसरा है एंगुलर, हाउ फार अपार्ट आर द सेंटर्स ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो जो एक्स है दो स्टार्स के बीच में का डिस्टेंस, वो निकालना है. तो वो भी हम निकाल लेंगे, उसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है. ठीक है, तो लेट्स डू दैट. ठीक है, अभी एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन का सबका. हाँ सर भैया. अब डी थीटा तो भाई हम लोग 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी से करेंगे. ठीक है, क्योंकि इससे बेटर और कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता, इजीली निकल के आएगा. बट ये जो एक्स वाली बात है ना, हाउ फार अपार्ट आर दी थिंग, ठीक है, इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डी थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एफ वाला फॉर्मूला, जहाँ पे वो आपको बहुत इजीली आंसर दिला देगा. तो ये अगर आपने लिख के नहीं रखा है तो ये आप लिख के रखो. ये वाला फॉर्मूला आई गेस नहीं लिखा था हमने पिछले वाले स्क्रीन में, ये आप नोट करके रखिए. दिस वेयर दिस एक्स इज distance between two points. अगर तुमने वहां पे उसको स्मॉल डी बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को, तो यहाँ पे भी उसको स्मॉल डी बोल सकते हो. यहाँ पे तुम उसको ए अपॉन एफ भी लिख सकते हो. सॉल्व कर रहे हो राइट? हाँ हाँ सर. Yeah. Let me know what is the answer for both. Along with units. Along with units.
Okay, very good, Asta. You come up with a good unit. Okay. आंसर भी देखते हैं. अलग अलग आंसर आ रहा है सबको. तो भाई साहब इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन ये. पहले वाला तो आंसर आना ही चाहिए था. 3 का टेबल आता नहीं कैसे डिवाइड करने को. सही तरीके से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना था खाली. तो you'd have got the answer as 2.237 into 10 raised to minus 5 radians. So you can just write it rad. एंड दूसरा वाला पार्ट इसी थीटा का वैल्यू. अभी यही तुम्हारा अगर रॉन्ग आ गया तो इसके आगे का तो कोई एंगल से राइट नहीं आने वाला है. समझा. तो इट वुड बिकम f into d theta and that f part is focal length. D theta is already which we got here. It was just simple multiplication to end the calculation. It was not that big deal. 44. समझ रहे हैं. इतना कुछ खतरनाक नहीं था ये क्वेश्चन. इसलिए तुमको दिया था. मैं खतरनाक रहता तो मैं खुद करता था. स्क्रीनशॉट लेके रखो जिनको नहीं आया इतना सिंपल क्वेश्चन. ऐसे नहीं करने का रहता है भाई साहब. वो आना चाहिए तुमको. इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है वो. चलो आगे बढ़ते हैं. We'll go with the MCQ part. But before we get into MCQs, let's see how can we distinguish between interference and diffraction. ठीक है. ऐसे क्या क्या चीज है जो हम लोग कर सकते हैं जिससे ये काफी अच्छे से डिफरेंशिएट हो पाते हैं. एग्जाम में आता भी बहुत फेमस क्वेश्चन है. सो यू कैन से दैट इसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता है. ठीक है. और ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड बनाते हैं. डिफ्रैक्शन में भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता है लेकिन वहां पे मैक्सिमास एंड मिनिमास बनते हैं. पॉइंट नंबर 2 इज लाइक यहाँ पे जितने भी ब्राइट बैंड है सभी के सभी ब्राइट बैंड के सेम इंटेंसिटी होते हैं. ठीक है नहीं. सीबीबी हो गया, फर्स्ट ब्राइट बैंड हो गया, सेकेंड ब्राइट बैंड हो गया, थर्ड डार्क बैंड थर्ड ब्राइट बैंड हो गया, कोई भी ब्राइट बैंड हो गया, सब सेम इंटेंसिटी के होते हैं. बट इधर पे डिफ्रैक्शन में ऐसा होता है क्या? नहीं. डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट बैंड सबसे ज्यादा तगड़ा इंटेंसिटी का होता है. सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी का होता है. एंड जो बाकी के हैं उनका इंटेंसिटी ऐसा एक लॉगरिथमिक कर्व की तरह, एक एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह कम 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 होते जाता है. समझा. तो वो वहां पे यूनिफॉर्मिटी तुमको देखने नहीं मिलेगा. इंटरफेरेंस में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है. स्क्रीनशॉट लेते चलो. ठीक है. जैसे जैसे वो बॉक्स फिल होते जाएगा स्क्रीनशॉट लेते चलो. इतना सिंपल है ना. पॉइंट सब याद रखने के लिए इजी है. बाहर हो जाता है फटाक से. देन तीसरा पॉइंट भाई साहब. तीसरा पॉइंट क्या है कि इंटरफेरेंस में जितने भी फ्रिंज थे हर एक फ्रिंज का साइज सेम था. ठीक है. यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा का सबसे बड़ा है और यहाँ पे वो वही फ्रिंज विड्थ भी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने से रोकते रहता है. तो ये जरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है भाई साहब यहाँ पे फ्रिंज का साइज को लेके. फ्रिंज विड्थ नहीं, फ्रिंज का साइज को लेके. फिर इंटरफेरेंस का कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है भाई साहब. रिजॉल्विंग पावर में रिजॉल्विंग पावर और इंटरफेरेंस का कोई भी संबंध नहीं है. बट डिफ्रैक्शन, ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो पूरा बनता है ये डिफ्रैक्शन के ऊपर से ही बना हुआ है. ये वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज शैडो बना के ही सब कुछ एग्जीक्यूट करता है. ये 4 पॉइंट हो गया. देन इंटरफेरेंस के लिए we can also add that minimum 2 sources are required. Diffraction can be obtained by a single source itself. ठीक है. ऑब्वियसली ना बिना किसी तकलीफ के डायरेक्टली निकल के आता है इसमें आंसर. तो ये एक चीज हो गई जो बहुत बहुत ज्यादा क्लासिकल इंफॉर्मेशन है डिस्टिंग्विश लिखने के लिए. जनरली 2 मार्क के लिए तो आता है वो.
तो 2 मार्क के लिए जितना अभी हमने उधर लिख के रखा है दैट इज सफिशिएंट. ओके, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. एंड उतना भी अगर तुम कर लेते हो अच्छे से, उतना पार्ट भी तुमको अगर अच्छे से एक्सप्रेस करने को आ जाता है, एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाते हैं आपको. तो ऐसा कभी होता नहीं है कि भाई डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है और बहुत भागम भाग हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आ रहा है या लोगों को तकलीफ हो रहा है. ऐसा कभी हुआ नहीं है. बट या this really makes sense, and it actually reveals how easy it can get to solve questions at times. ठीक है, काफी इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए मदद मिल जाता है. तो या यू कैन लिटरली फॉलो इट. इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. नाउ अभी तक जो भी डिफ्रैक्शन के हमने फॉर्मूला लिस्ट बनाए हैं, जो भी फॉर्मूले हमने बनाए हैं, उस फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज हमारे पास हैं. लेट्स क्रैक इट अप. ठीक है, आई होप तुमको फॉर्मूला याद है. याद होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट तुमको वही काम होता है. पिछले लेक्चर का पढ़ के आना होता है ये करंट लेक्चर के लिए. अब नहीं पता रहेगा तो पेज पलट पलट के करना पड़ेगा भाई. तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, उसमें तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं होएगा, तुमको अलग से बैठ के फिर वापस से पढ़ना पड़ेगा. और जिन लोग ने अगर ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, they would be able to crack the questions very nicely. Let's move to the very first one here. The very first question clearly expresses the first diffraction minima in a single slit diffraction pattern is at 30 degree. For light of wavelength 5000 angstrom unit, the width of the slit is, slit width small a कितना है करके पूछा है. Okay, someone is very quick. Very good, Asta. बाकी के लोग का क्या हाल चाल है भाई? ये सबको आना चाहिए रे. इतना इतना नहीं. सिंपल है करके मैं दे रहा तुमको अगर उल्टा सिल्टा रहेगा तो मैं देगा ही नहीं कभी भी. ओके, चलो सही जा रहा है ये भी. It was simply like this, right? Sin theta is equals to lambda by a. लैम्बडा बाय sin थीटा. है क्या नहीं? तो फर्स्ट मिनिमम बोला है ना उन्होंने, तो हमने n का वैल्यू 1 डाल दिया. तो यहाँ पे फिर वो आंसर हमारा बहुत सिंपल तरीके से निकल के आता है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, इनको पता है कि बच्चा सॉल्व कर लेगा तो भी यूनिट में गड़बड़ कर देता है कुछ ना कुछ, इधर ना उधर कुछ ना कुछ यूनिट के साथ खेल लेता है बच्चा अपने. तो वो अगर तुमको अवॉइड करना है, इफ यू लिटरली वांट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, यू कैन प्ले विद इट, यू कैन डू दिस थिंग. ठीक है, ये वाला पार्ट a इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻7 वाला जो पार्ट है, इसका 2 वाला पार्ट को आप ऊपर ले लीजिए. तो ये आपका यहाँ पे कुछ ऐसे आंसर निकल के आ जाएगा. मीटर को कन्वर्ट कर दीजिए mm में. 1 मीटर इज 10⁻³ mm. तो -7 + 3, this would be -4. क्लियर? समझ में आया सबको? जो भी बच्चे, आई गेस हार्डली 10 या 15 लोगों को नहीं आया रहेगा, बाकी सारे लोगों को तो आया ही है. फाइन. In the experiment of diffraction at a single slit, if the slit width is decreased, the width of central maximum क्या होएगा? What would happen? What would happen to the width of central maximum? इंक्रीज ना. क्या क्या ऑप्शन क्या? फॉर्मूला में क्लियर रिलेशन है ना रे. फॉर्मूला, द फॉर्मूला हैज वेरी क्लियर रिलेशन कि भाई विड्थ जो है ये अपना यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिट विड्थ को. गेटिंग इट? हमारा स्लिट विड्थ जो है सेंट्रल मैक्सिमा, आई गेस यू माइट हैव ऑलरेडी सीन दैट फॉर्मूला. ठीक है, जो हमने लिख के रखा हुआ था XCM. ठीक है, it was n lambda d by d, right? It was 2 lambda d by d to be very honest, CM का.
तो यहाँ पे आपको दिखेगा XCM इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डी की जगह पे ए लिखा था हमने शायद, तो यहाँ पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, तुम इसको अगर कम करोगे, इसको अगर नीचे लेके जाओगे, तो XCM का वैल्यू बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा ही ना भाई साहब, तुम कितना भी रोक लो वो बढ़ना ही बढ़ना है। दैट मेक सेंस टू यू, राइट? इजी है, समझ में आना चाहिए खाली बस। आई गेस ये कुछ और MCQ आ गया, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, करो रे, क्रैक करो, चलो थोड़ा इंटरफेरेंस मिक्स होके आ गया EMW के साथ में। Frequency of a EM wave which is best suitable to observe particle of size 3 into 10 raised to minus 6 meter is of the order. अब ये क्वेश्चन क्रैक करने के लिए बच्चे को फॉर्मूला तो पता होता है, ठीक है, फॉर्मूला तो एक ही है, फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी, you can write Velocity F, ठीक है, you can say F is nothing but C by lambda, and when I say F is C by lambda, लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे देके रखा हुआ है, बट C लोगों को दिमाग में होता नहीं है, ठीक है, बट जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबका स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरेबल ही होता है, जितने भी है, all the X-rays, microwaves, everything which is electromagnetic wave, they do travel with the same speed. So we can say that it is nothing but 3 into 10 raised to 8 upon 3 into 10 to the power minus 6. ये 3 कट हो जाएगा और वो 10 raised to 14 आएगा। तो काफी बार ऐसे क्वेश्चंस ऐसा रियलिटी चेक देने के लिए वो लोग दे देते हैं, बच्चे को समझ में आना चाहिए, समझा? अगर समझ में आया तो मतलब का है, अदरवाइज इट वॉन्ट मेक सेंस। चलो अभी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, आज का जो लेक्चर का स्टार्ट था वही तुम्हारा ये क्वेश्चन का मेन सोल्यूशन रहने वाला है। क्वेश्चन बोला कि देयर इज अ येलो लाइट व्हिच इज यूज्ड इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विद अ स्लिट विड्थ ऑफ 0.6 mm. ओके, तो इफ द येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय, अभी जब येलो लाइट था तब डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा था, बट अभी येलो लाइट को रिप्लेस कर दिया है एक्सरेज के साथ में, देन देयर विल बी, व्हाट वुड बी द आंसर? मोर नंबर, लेस नंबर, नो डिफ्रैक्शन पैटर्न, No diffraction pattern ना, why no diffraction pattern? क्योंकि एक्सरे मतलब थ्रू आर्क्स, we can't see through our naked eye. नहीं दे सकता वो। हाँ वही, ऐसे गलत कॉन्सेप्ट से तुम लोग सही आंसर निकालते हो ना, मेरे को बहुत ऐसा अलग लेवल का फीलिंग आता है कि बच्चे ने फुल गलत कॉन्सेप्ट लगाया लेकिन आंसर राइट निकाल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो भाई साहब हाँ सच है कि वो डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं दिखेगा, बट उसका रीजन ये नहीं है। द रीजन इज, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि स्लिट विड्थ जो है, दैट स्लिट विड्थ शुड बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ यूज्ड, ठीक है। तो 0.6 mm ये येलो लाइट का स्लिट विड्थ था जहां पे वो दिख रहा था, बट जब येलो लाइट को तुमने रिप्लेस किया एक्स रे से या गामा रे से या कोई भी रे से तुमने रिप्लेस किया, तो स्लिट विड्थ तुमने चेंज नहीं किया। और एक्स रे, अभी येलो लाइट का क्या वेवलेंथ होता है? येलो लाइट का वेवलेंथ इज समवेयर अराउंड 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आसपास। हाँ एक्सरेज का वेवलेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आसपास, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, समझ रहे हो? तो उसका फिर स्लिट विड्थ तो बहुत कम करना चाहिए था, उसके कंपैरिजन में 1000 होना चाहिए था, वो 0.6 माइक्रोमीटर होना चाहिए था, तब जाके तुमको दिखता था वो पैटर्न। बट एनीवे, कांग्रेचुलेशंस, यू आर ब्लेस्ड विद द पावर्स लाइक दिस, देन क्या ही बोले भाई। बट या दिखेगा नहीं, there would be no diffraction pattern because the slit width is supposed to be comparable with the wavelength all the time. तो याद रखिएगा ये सब चीज, समझ रहे हो? ये सब तुमको काफी ज्यादा मदद करेंगे। चलिए, yes sir. तो ये आज हमने यहाँ पे डिफ्रैक्शन का एक पार्ट कवर कर दिया। टेक्सचुअल वाइज सब कुछ खत्म हो चुका है, देयर इज नथिंग लेफ्ट, ठीक है। कोना कोना पकड़ के हमने कवर किया। नाउ जनरली वी वुड बी सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स इन द फॉलोइंग लेक्चर्स। ओके, अभी आज इसका एमसीक्यू Yes, किया है,
अगले लेक्चर में रिजॉल्विंग पावर के ऊपर के एमसीक्यूज करने वाले हैं हम लोग, तो थोड़ा मैनेज कर लेना कि तुम अच्छे से रिवाइज करके फॉर्मुला लिस्ट वगैरह प्रिपेयर करके आते हो. So that's it for today's session, guys. Thank you.